नमस्कार, मैं दीपक आज के इस सुरक्षा प्रशिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सकेवेशन क्या होता है और एक्सकेवेशन करते समय उसमें खतरे क्या होते हैं और उन खतरों को मिटाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का प्रशिक्षण हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सकेवेशन क्या होता है। दोस्तों, एक्सकेवेशन एक मैनमेड गढ़ होता है जिसमें ट्रेंच फॉर्म होता है या फिर जो अर्थ सरफेस है उसमें डिप्रेशन होता है। जब भी आप अर्थ या मिट्टी को रिमूव करते हो, वो चाहे मैन्युअली करो या मैकेनिकली। दोस्तों, एक्सकेवेशन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो मैनुअल एक्सकेवेशन और दूसरा है मैकेनिकल एक्सकेवेशन। मैनुअल एक्सकेवेशन में इंसान द्वारा कुदाल, बेलचा आदि का इस्तेमाल करके खुदाई या एक्सकेवेशन किया जाता है। और अगर एक्सकेवेशन जेसीबी या एक्सकेवेटर से हो रहा हो तो वो मैकेनिकल एक्सकेवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सकेवेशन हजार्ड, यानी कि एक्सकेवेशन करते समय आपको कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ यानी कि कुछ लाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, केबल टेलीविज़न, वाटर या वेस्ट वाटर पाइपलाइंस और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के लाइंस जो ग्राउंड के अंदर बरीड किए होते हैं, जिन्हें हम एक्सकेवेशन करते समय खतरा मानते हैं। उसके बाद दोस्तों, निगेटिव स्लोप होने के कारण वॉल का कोलैप्स होना या केव इन होने का खतरा बहुत बड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जब भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान कुछ टॉक्सिक या विषैले गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन आदि का होना, जो कि अंदर काम कर रहे मजदूर को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बैरिकेडिंग न होना और मजदूर भाइयों को ट्रेनिंग सही से न दिया हो, इसलिए आदमी एक्सकेवेटेड एरिया में गिर सकता है। उसके साथ साथ कुछ मटेरियल है या टूल्स है, वो भी एक्सकेवेशन में गिर सकते हैं, जो कि नीचे काम कर रहे मजदूर भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं फॉलिंग ऑफ रिमूव्ड सॉइल, यानी कि जब भी आप एक्सकेवेशन करते हो तो जो सॉइल आपने खड्डे में से निकाली हो, वो किनारे पे रख देने के कारण वो वापस गड्ढे में गिरने की संभावना होती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि मान लो बारिश का सीज़न है और उस दौरान आपका एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, तो बारिश की वजह से पानी एक्युमुलेट हो सकता है, जिससे बीमारियां फैल सकती है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक्सकेवेशन आप ऐसी जगह पर कर रहे हो जहां एकदम आपके एक्सकेवेशन को सटा के एक स्ट्रक्चर या इमारत हो जो एक्सकेवेशन की वजह से गिर सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस। जब भी आप एक्सकेवेशन करते हो तो उसके साथ आपको एक्सेस या इग्रेस का सामना करना पड़ सकता है, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद जो खतरा होता है वो होता है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि अगर एक्सकेवेशन की गहराई अगर उसकी विड्थ
और लेंथ से ज़्यादा हो तो उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जो वहाँ काम कर रहे मजदूर को नुकसान पहुँचा सकती है। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं ओवरहेड लाइंस, यानी कि मान लो कि जब भी आप मैकेनिकल एक्सकवेशन कर रहे हो और उसके लिए आप एक्सकेवेटर का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जो हाइट है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है और उसी जगह पर कोई ओवरहेड लाइन अगर उसके ऊपर से गई हो तो आपका एक्सकेवेटर का जो बूम है वो ओवरहेड लाइन को एक्सकेवेशन करते समय टच होने की संभावना होती है, जिससे ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल का शॉक लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स। अगर व्हीकल्स एक्सकेवेटेड एरिया के एजेस के काफ़ी नज़दीक से अगर जा रही है तो वहाँ संभावना होती है कि व्हीकल का एक्सकेवेटेड एरिया के अंदर गिर जाना, जिससे जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे खतरे जो एक्सकेवेशन करते समय आप फेस कर सकते हो। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सकेवेशन करते समय आप लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक एक्सकेवेशन प्लान बनाना चाहिए और मिट्टी की जांच करके पता लगाना चाहिए कि मिट्टी किस तरह की है। दोस्तों, खुदाई के काम से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सकेवेशन परमिट। बिना एक्सकेवेशन परमिट के काम चालू न करें। केबल डिटेक्टर या पाइप डिटेक्टर से खोदी जाने वाले जगह की स्कैनिंग करके पता लगाए कि कहीं कोई पाइपलाइन या केबल्स तो नहीं गई है। अगर केबल गई है तो इसकी सूचना तुरंत अपने सुपरवाइज़र को दे। अगर खुदाई करने वाली जगहों में से केबल या पाइपलाइन इत्यादि जा रही है तो वहाँ मशीन द्वारा खुदाई न करें। ऐसी जगहों पर हैंड टूल एक्सकेवेशन द्वारा ही खुदाई का काम करें। ट्रायल पिट बनाकर ऐसी जगहों पर विशेष अनुमति व अतिरिक्त सावधानी के साथ मशीन एक्सकेवेशन किया जाता है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ की स्कैनिंग होने के बाद जहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ यानी कि पाइपलाइन या केबल जा रही है वहाँ पर सही से ड्राइंग और सरफेस मार्किंग करना अनिवार्य है। एक्सकेवेशन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जेसीबी या एक्सकेवेटर जो भी मशीन आप यूज़ करने वाले हो वह सही तरह से काम करने के लायक हो और जो भी ऑपरेटर है वो ट्रेंड और लाइसेंस बंदा होना चाहिए ताकि उससे किसी और को नुकसान ना हो। चलिए अब बात करते हैं एक्सकेवेशन करते समय स्लोप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि मिट्टी का प्रकार कौन सा है। जनरली मिट्टी के 4 प्रकार आते हैं। एक तो स्थिर रॉक आता है, पहला वाला टाइप ए आता है, टाइप बी आता है और टाइप सी आता है। दोस्तों, स्लोपिंग करने के लिए ये सब मिट्टी के गुणधर्म के हिसाब से ही आपको स्लोप देने का सुनिश्चित करना है, जो कि नीचे के टेबल में दिया गया है। दोस्तों, मिट्टी के प्रकार के हिसाब से ही हमें स्लोप देना होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं स्थिर रॉक का। तो स्थिर रॉक जो होता है उसमें एग्जांपल अगर लिया जाए तो सॉलिड रॉक होता है, सीमेंटेड शेल होता है। तो उसका अधिकतम स्लोप अगर हम लोग रेशो में पकड़ेंगे तो वो वर्टिकल में भी हम लोग उसका स्लोप दे सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री में वो होना चाहिए। बाद में बात करते हैं टाइप ए, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड मुरुम जो आता है उसका अगर रेशो में बात करेंगे तो वो 0.75:1, और अगर उसका डिग्री में अगर बात करेंगे तो 53 डिग्री में आप उसका स्लोप दे सकते हो। टाइप बी में आता है क्ले और कोएजिव मिट्टी। अधिकतम उसका रेशो जो रहेगा स्लोप रेशो ये 1:1 रहेगा, और अगर डिग्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका 45 डिग्री में आएगा। अगर टाइप सी अगर मिट्टी अगर है यानी कि ब्लैक कॉटन, सैंडी, ब्रोकन रॉक, ग्रेवल, उसका हमें अधिकतम स्लोप जो है रेशो में 1.5:1 और अधिकतम स्लोप हमें डिग्री में जो है वो
34 देना पड़ेगा। दोस्तों 1.5 मीटर या उससे गहरे गड्ढों में शोरिंग व स्लोपिंग का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। शोरिंग व स्लोपिंग से एक्सकेवेशन की साइड्स के स्लाइड होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दोस्तों एक्सकेवेशन के दौरान गैस टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सकेवेशन के अंदर होना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों एक्सकेवेशन में अगर कन्फाइंड स्पेस अगर निर्माण हो चुकी है तो ऐसी जगह पे वेंटिलेशन और ऑक्सीजन की मात्रा जो कि 19% से 23.5% के बीच में होनी चाहिए, जिसकी हमें सुनिश्चितता करनी चाहिए। अगर हमारा एक्सकेवेशन का काम पूरा हो चुका है तो 1 मीटर या उससे ज़्यादा गहरे खड्डों में रक्षात्मक या हार्ड बैरिकेड लगाना चाहिए। ऐसे बैरिकेड कम से कम किनारे से 3 फीट की दूरी पर रहे तथा उनमें 2 लाइन में पाइप लगे हो, एक 21 इंच ऊंचाई पे और दूसरा 42 इंच पे। इस तरह के बैरिकेड इतने मजबूत हो कि वो 100 किलोग्राम फोर्स के धक्के को सह सकते हैं। साथ ही साथ हमें वार्निंग साइंस भी लगानी होगी। ये सब हमें इसके लिए करना है ताकि कोई उस गड्ढे में न गिरे। उसके बाद में आपने अगर एक्सकेवेटेड सॉइल या मटेरियल एजिस पे रखा हो तो उसे तुरंत वहाँ से हटा के कम से कम 2 मीटर दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद है कि मान लो कि पानी का सीज़न है तो आपको उस एक्सकेवेशन के इर्द गिर्द में एक बंडल वॉल क्रिएट करनी है ताकि आउटसाइड का पानी है वो उस एक्सकेवेशन में जाने ना पाए। और इनकेस अगर मान लो कि एक्सकेवेशन पीट में अगर पानी अगर जाता है तो आपके पास डीवाटरिंग पंप होना ज़रूरी है ताकि वो जो पानी है वो आप इजीली डीवाटरिंग पंप का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। दोस्तों गड्ढों में चढ़ने व उतरने के लिए सीढ़ी अथवा स्टेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर रैंप है तो इसका ग्रेडियंट 1 और 10 के अनुपात में होना चाहिए। सीढ़ी में साइड हैंडल होना ज़रूरी है। गड्ढों व ट्रेंच में हर 25 फीट के लंबाई में एक सीढ़ी का इंतज़ाम होना ही चाहिए। सीढ़ी लगाते समय ध्यान रहे कि लैंडिंग पॉइंट से सीढ़ी लगभग 1 मीटर बाहर रहे तथा ऊपर व नीचे अच्छी तरह से किसी मजबूत चीज़ से बंधी हुई हो। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो आपको अच्छे से समझ में आया हो और आप सभी लोग इसका पालन करोगे।